सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम फिर से क्लास 10th के चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो टॉपिक होगी उसमें मेनली हमें पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो क्लास 10th में मेनली हमें 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को जानना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये 5 रिएक्शंस हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट वाला जो है वो आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शंस को बोलते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट जो है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको आप रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से भी जानते हो। तो आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, दोज रिएक्शन इन विच two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. So what is a combination reaction? A chemical reaction in which two substances like what? दो substance हैं A और B, दोनों combine हो रहे हैं। कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। एस चांद की बुक से चूंकि हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो एस चांद की ही बुक में आप देखोगे तो पहला जो रिएक्शन है वो क्या है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन्स कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या है यहाँ पर कि जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीशियम जिसका सिंबल है Mg, है ना, और ऑक्सीजन जिसका फार्मूला है O2। मैग्नीशियम यहाँ सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन यहाँ गैसियस फॉर्म में है। दोनों कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं जिसका फार्मूला है MgO। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यहाँ पर क्या हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में? हाइड्रोजन जिसका फार्मूला क्या हो गया S2 जो गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो गैसियस फॉर्म में फार्मूला हुआ O2, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, दोनों को बर्न किया जा रहा है। दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, और वाटर का फार्मूला क्या हुआ? S2O। देखिए बैलेंसिंग आप खुद से करें क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है और मैं आपको बैलेंसिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में है वो बैलेंसिंग ही है, ठीक है। आइए थर्ड एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में क्या देख रहे हो आप? कार्बन्स बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप कार्बन को बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ कार्बन क्या एक सॉलिड फॉर्म में है। कोयले को बर्न कर लो, पेपर को बर्न कर लो, वुड को बर्न कर लो, ये सारे तो कार्बन ही है ना। तो कार्बन को जब आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के फॉर्म में, तो ये क्या होता है? कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CO2। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन बताया गया है कि कार्बन बर्न हो रहा है एयर के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो उसका जो केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा? वो बनेगा C+O2, है ना। एरो साइन लगा के आप लिख दोगे CO2। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। हाइड्रोजन्स कंबाइन विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन, ठीक है, जो जिसका फार्मूला क्या होगा? S2 गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन Cl2 ये भी गैसियस फॉर्म में है। जब आप इसको बर्न करते हो ये कंबाइन होता है और क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का फॉर्मेशन करता है, और ये HCl भी गैसियस फॉर्म में होते हैं। देखिए HCl के बारे में एक बात बता दूं, HCl यहाँ गैसियस फॉर्म में है, और अगर ये एक्वा सॉल्यूशन में होगा तो इसी HCl को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहोगे, ठीक है। यहाँ पर HCl जो है अभी ये एसिडिक बिहेवियर को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये गैसियस फॉर्म में है। जब तक इससे पानी नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, तब तक ये आयंस में नहीं टूटेगा और ना अपने एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, सोडियम मेटल्स बर्न इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम को जब आप बर्न कर रहे हो क्लोरीन के साथ, तो सोडियम जिसका सिंबल क्या हुआ Na, और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? Cl2,
क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। बहुत इंपॉर्टेंट है NaCl हमारे लिए, हम इसे डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप जो नमक खाते हो वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, जिसको आप कॉमन सॉल्ट भी कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विद सल्फर आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। सो इस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आयरन जिसका सिंबल हो गया Fe सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर जिसका सिंबल हो गया S ये भी सॉलिड फॉर्म में है, दोनों को बर्न कर रहे हो आयरन सल्फाइड बनता है FeS, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। सो यहाँ तक आपने देख लिया। आइए 7th नंबर एग्जाम्पल को देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। यहाँ पर क्या बताया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम या क्विक लाइम या आप चूना भी कहते हो, रिएक्ट वर्गसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या बोला गया है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप लाइम या क्विक लाइम भी कहते हो, फार्मूला होता है CO, सॉलिड फॉर्म में होता है, पानी में डालोगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, है ना। पानी में डालने पे एक पहले केमिकल रिएक्शन होगा और वाटर में डालते ही क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और इसका फार्मूला क्या होता है CaOS2, सॉलिड फॉर्म में होगा, है ना। और ये सॉलिड फॉर्म में मतलब जस्ट लाइक इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में, है ना। पानी में घोलोगे तो ये घुलेगा लेकिन इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, है ना। अच्छा, ये स्लैग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम से जाना जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। इतना जैसे ही पानी में डालोगे ये रिएक्शन होगा और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को जनरली हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कई दफ़ा क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो बेटा आप इस टॉपिक को स्किप मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 पे हमारा जो नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो वाइट वॉशिंग है ना, वाइट वॉशिंग। अब ये वाइट वॉशिंग मतलब, तो देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जनरली हम चूना करने में, यानी एक तरीके से पहले जब हमारे पास ये समोसन पुट्टी वगैरह नहीं होता था, है ना, पेंट वगैरह नहीं होता था, तो पहले क्या होता था ना कि पहले लोग चूना करते थे अपने घरों में, है ना, चूना से पुतैया करते थे अपने घरों में। तो उसी टॉपिक पर ही है, इसी को वाइट वॉशिंग कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा रीड करिए, है ना, देखिए क्या बताया गया है डिस्कशन में। देखो क्या दिया हुआ है, द सब्सटेंस, ओके, the substance which we use for whitewashing our house is the lime which is called calcium oxide। ये NCERT में क्वेश्चन भी है कि what is the name of the substance which is used for whitewashing। उस सब्सटेंस का नाम क्या है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। सो इट इज़ व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या हम डायरेक्टली वॉल पे यूज करते हैं, नहीं, हम इसे पानी में पहले घोल देते हैं, है ना। जैसे ही पानी में डाल दोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन अ ड्रम एंड ऐड वाटर टू इट स्लोली। हम क्या करते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं, है ना, एक ड्रम में डाल देते हैं, उसमें पानी डालते हैं। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर वर्गसली टू फॉर्म वाइट सॉलिड कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब जब आप इसको पानी में डालते हो तो ये क्या होता है, वर्गसली रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन करता है। और चूंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। मोर वाटर इज देन एडेड टू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि जब आप इसमें पानी डालते हो तो वो रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना लेता है, लेकिन वो एक जस्ट लाइक पेस्ट की तरह होता है ना। इसको और थोड़ा सा पानी डालकर क्या किया जाता है, इसके गाढ़ेपन को थोड़ा पतला किया जाता है ना, इसकी विस्कोसिटी को थोड़ा कम कर दिया जाता है। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज देन अप्लाइड टू द वॉल ऑफ द हाउस विद अ ब्रश। और उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, ब्रश से यूज कर लेते हैं वॉल पे, ओके। अब क्या होता है, अब जो होता है ये जब हम इसे ब्रश से यूज कर लेते हैं वॉल पे, तो ये क्या होता है, स्लोली, है ना, एयर में प्रेजेंस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो आप इसी चीज़ को देखोगे, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल ऑफ द हाउस। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने लगा दिया वॉल पे, तो ये क्या होता है कि
एयर में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारे वॉल को एक शाइनी अपीयरेंस देने का काम करता है, ठीक है। सो सिंस दिस प्रोसेस गिव्स अ वाइट शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल ऑफ द हाउस, इट इज कॉल्ड वाइट वॉशिंग। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे वॉल को एक शाइनी अपीयरेंस देता है, एक वाइट अपीयरेंस देता है, सो इट इज कॉल्ड वाइट वॉशिंग। नाउ द कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट इट एक्चुअली फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ दी वाइट वॉशिंग एंड गिव अ शाइनी अपीयरेंस। तो ऐसा नहीं होता कि दीवार पर लगाते ही एक शाइनी अपीयरेंस आ जाएगा, नहीं, इसको होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। जैसे धीमे धीमे ये सूखता है, वॉल को एक शाइनी अपीयरेंस मिलता है, वॉल बिल्कुल है ना न्यू फॉर्म में आ जाता है ना, बिल्कुल चमक सी आ जाती है, तो इसलिए इसको वाइट वॉशिंग भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्जाम के व्यू से भी, तो बच्चों इसको छोड़ना मत, स्किप मत करना। क्या होता है वाइट वॉशिंग, और ये दोनों रिएक्शंस जरूर याद कर लेना आप, ये वाला रिएक्शंस पूरा का पूरा है ना, और ये वाला रिएक्शन, ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। चलिए आइए अगली टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्या है कि अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन बताया गया है, उसका इक्वेशन आपको लिखना है कि अमोनिया जो है ना, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 गैसियस फॉर्म में होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका फार्मूला क्या होता है HCl। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोजन क्लोराइड जब HCl गैसियस फॉर्म में होता है तो उसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, और जब HCl अपने एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। सो जब अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो दोनों कंबाइन होकर अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं NH4Cl, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक। तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है CO, गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन, ठीक है, O2, ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं। सो इसे भी आप एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें क्या बताया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस रिएक्शंस कैन बी रिटन एज, जैसा कि आप देख सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है SO2, गैसियस फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन फार्मूला हो गया O2, ये भी गैसियस फॉर्म में है, कंबाइन होंगे क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, फार्मूला होगा SO3। तो अब तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जाना और उसके 10 एग्जाम्पल्स पूरे कर लिए। अब आइए अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हमने आज यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन सीख लिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली क्या हो रहा है कि दो सब्सटेंस A और B कंबाइन हो रहे थे और कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस AB बना रहे थे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितने भी होते हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है पता है आपको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली उन रिएक्शंस को कहा जाता है जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, यानी कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि 10 एग्जाम्पल्स थे, वहाँ बहुत जगह ऐसा था कि बर्न करना पड़ रहा था, है ना, यानी कि हमें हीट देना पड़ रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बर्न, है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा पड़ा है बर्न। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, कि हाइड्रोजन को बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सिमिलरली आप देखोगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे या हीट कर रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यानी हीट देना पड़ रहा था, बट समझना ये केवल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, उसकी शुरुआत करने की तक की ज़रूरत थी कि थोड़ा सा उसको वो कंडीशन देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो खुद से हीट प्रोड्यूस करेगा। यानी यहाँ जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में को, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन उनको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हो, चूँकि यहाँ कहीं ना कहीं हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण सॉल्यूशन गर्म हो जाती है। तो हमारा जो अगला जो सेकेंड नंबर रिएक्शन है उसमें आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि दो सब्सटेंस A और B कंबाइन होकर
एक नया सब्सटेंस AB बनाते थे। बट डीकम्पोजिशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन कम्बिनेशन का ठीक उल्टा है, अपोजिट है। यानी यहाँ एक सब्सटेंस होगा वो टूट कर दो सब्सटेंस A और B का फॉर्मेशन करेगा। सो आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर एक सब्सटेंस स्प्लिट होकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसे आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। और जैसा कि आपने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। उसी तरीके से जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे, है ना, वो जनरली क्या होते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, इंडोथर्मिक। देखो इंडोथर्मिक आपने पढ़ा हुआ है, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये जितने भी रिएक्शन होते हैं वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या होता है, इन रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देना पड़ता है और जनरली ये हीट एब्जॉर्ब कर जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एग्जांपल से समझोगे तो एग्जांपल नंबर 1 में बताया गया है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है। जब आप इसको हीट करते तो डिकम्पोज हो जाता है ना। और डिकम्पोज अगर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको आप लाइम चूना भी कहते हो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केमिकल रिएक्शंस में, है ना। एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल याद कर लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जनरली कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, उसमें क्या बताया गया है एग्जाम्पल नंबर 2 में कि व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट इट डिकम्पोज टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या है, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है, KClO3, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसको जब आप हीट करते हो, और हीट करते समय आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट यूज करेंगे और यहाँ कैटलिस्ट क्या होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। कैटलिस्ट जनरली क्या होते हैं आपको पता होगा बच्चों, कैटलिस्ट जनरली ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उनकी मौजूदगी जो होती है किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा या घटा देती है। यानी इनके रहने से ही केमिकल रिएक्शंस होगा, है ना। कभी कभी इनिशिएट करने के लिए भी इनका होना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो जब आप पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हो, है ना, एज अ कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज करते हुए, तो यहाँ पर क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl और ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, कि व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट जो जनरली ग्रीन कलर का होता है, उसको जब आप हीट करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है और 3 बाई प्रोडक्ट बनते हैं। वो 3 बाई प्रोडक्ट क्या क्या हैं, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3, ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, आप देख सकते हो। फेरिक ऑक्साइड, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, तो फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो जनरली किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। और साथ में क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, SO2 और SO3। सो इस केमिकल इक्वेशन को आप लिख सकते हो Fe2SO4, ठीक है, एरो साइन देकर हीट का साइन लगाया, हीट लिखा, और क्या बना, Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में, SO2 भी गैसियस फॉर्म में, और SO3 जो है वो भी गैसियस फॉर्म में। अगला जो एग्जांपल है ये भी आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है कि व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, लीड नाइट्रेट एक कलरलेस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कलरलेस, जस्ट लाइक कलरलेस सब्सटेंस होता है लीड नाइट्रेट, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हो, है ना, फार्मूला क्या होता है, PB
NO3 ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक है। इसको जब आप हीट करते हो तो लीड मोनोऑक्साइड जो एक जनरली येलो सब्सटेंस, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है कि लीड मोनोऑक्साइड जो होता है वो येलोइश फॉर्म में होता है। तो एक येलो सब्सटेंस लीड मोनोऑक्साइड PbO का फॉर्मेशन होता है। साथ में एक ब्राउन फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है ना। और साथ में ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है O2 का। सो यहाँ पर इस इक्वेशंस में कई दफ़ा क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि लीड नाइट्रेट को हीट करने पर एक सब्सटेंस, एक येलोविश सब्सटेंस A बनता है और साथ में एक गैस ब्राउन फ्यूम बनता है, ठीक है। उस सब्सटेंस A का नाम बताओ, येलो सब्सटेंस जो A है उसका नाम बताओ, और उस ब्राउन फ्यूम का नाम बताओ। तो ब्राउन फ्यूम आपको याद रखना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, और वो जो येलोविश सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, लीड मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए अब अगली टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। तो अब तक जो हमने 4 एग्जाम्पल्स पढ़े, हमने देखा कि इन सारे रिएक्शंस को कराने के लिए हमें कहीं ना कहीं हीट देना पड़ता था। डिकम्पोज कराने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हीट। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कराने के लिए जनरली हमें हीट देना पड़े, ऐसे डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, थर्मल। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं जिसमें जनरली हम देखेंगे कि इस बार हम हीट नहीं देंगे, है ना। 5वें नंबर एग्जाम्पल को देखो, तो ऐसे रिएक्शंस में जनरली हम हीट नहीं देते। ऐसे रिएक्शन में जिसमें ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट ना देना पड़े, है ना, जहाँ पर हमें एज ए एनर्जी क्या यूज करना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना पड़े, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या हुआ, तो जब हमें क्या करना पड़े, हीट की जगह पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना पड़े डिकम्पोजिशन के लिए, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि अब आप देखते हो 5वें नंबर एग्जाम्पल्स को ध्यान से, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये जनरली है क्या, तो वाटर को हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, है ना, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम वाटर से करंट पास कराएंगे, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर इस एपरेटस के अंदर क्या किया गया है कि 2 रॉड लिया गया है ना। 2 टेस्ट ट्यूब में 2 रॉड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पहला रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और एक रॉड जो है वो उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये दोनों कार्बन रॉड हैं, और जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ उसको एनोड कहोगे, और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है उसे कैथोड कहोगे। और यहाँ पर क्या किया गया है, वाटर जो है वो एसिडिफाइड है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ वाटर क्या है, एसिडिफाइड वाटर है, यानी थोड़ा बहुत एसिड इसमें मिला दिया, क्योंकि प्योर वाटर कंडक्टर नहीं है ना, वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक करंट को, है ना। तो उसमें थोड़ा सा एसिड मिलाने से क्या होता है, उसके अंदर से करंट पास होना चालू हो जाता है, और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस चेंजेस होने चालू हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ केमिकल चेंज में क्या होता है, तो यहाँ केमिकल चेंज में जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कहाँ पर बनता है, तो कैथोड पर जनरली हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, कैथोड पर, जिसको आप देख सकते हो ये कैथोड रॉड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और जो एनोड होता है ना, जो रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है उसे एनोड कहा जाता है, और ये एनोड पर जनरली ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप ध्यान से इस रिएक्शन को पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या होता है कि वाटर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हो तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा भी, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी आने वाला बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं इनके। यहाँ पर कई दफ़ा पूछा गया है कि वाई इज़ द डबल द अमाउंट ऑफ गैस इज कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्टिविटी एंड नेम दिस गैस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्या कारण है कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस फॉर्मेशन होता है वो डबल होता है दूसरे गैस के कंपैरिजन में, और उस गैस का नाम क्या है जो डबल क्वांटिटी में फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनोड वाले साइड में जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ऑक्सीजन बन रहा है, और उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या है, कम है। उसकी वॉल्यूम कितनी है, अगर आप देखोगे तो जो कैथोड वाला टेस्ट ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है
उसमें बनने वाले गैस की वॉल्यूम ज़्यादा है, जबकि इसमें जो गैसेस फॉर्मेशन है उसकी वॉल्यूम क्या है, कम है। तो इसका कारण क्या है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है। तो द गैस विच इज कलेक्टेड इन डबल अमाउंट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डबल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइसिस के समय, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के समय डबल वॉल्यूम में बनने वाला गैस हाइड्रोजन होगा। और ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज H2O contain 2 part of hydrogen element एज कॉम्पेयर ओनली 1 part ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर में अगर आप देखोगे तो वाटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। और बाई वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 2 वॉल्यूम जो होता है ना, 2 वॉल्यूम जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। और 1 वॉल्यूम जो होता है वो किसका होता है, 1 वॉल्यूम जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। 1 वॉल्यूम किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो वाटर का जो फॉर्मेशन है उसमें 2 वॉल्यूम किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, है ना। और 1 वॉल्यूम किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। यही कारण है कि इस टेस्ट ट्यूब में जनरली क्या देखने को आपको मिल रहा है, इस टेस्ट ट्यूब को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन का है और 1 वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, तो अगला 6 नंबर एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे, इसमें क्या बताया गया है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम मेटल्स एंड क्लोरीन गैस। तो अभी क्या है कि मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लिया गया है, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम सोडियम क्लोराइड के मिल्टेड फॉर्म को लेकर उसे करंट पास करवा रहे हैं। देखो ये लिक्विड फॉर्म नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म ही है, ये एक्वस फॉर्म नहीं है। सोडियम क्लोराइड का एक्वस फॉर्म से करंट पास कराना, है ना, इसको हम क्लोरो अल्काइल प्रोसेस कहते हैं, वो जो हम बाद में पढ़ेंगे। ये क्या कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं सोडियम क्लोराइड के मोल्टेन स्टेट से। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो आप इस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, NaCl। व्हेन इलेक्ट्रिक एरो साइन लगाकर आपने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, क्या हुआ, Na और Cl2। अब आइए अगला 7 नंबर एग्जाम्पल को देखिए कि व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू द मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट डिकम्पोजेस टू गिव एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। अब फिर से हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, है ना, इसको जनरली हम लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, मोल्टेन स्टेट पे ले आते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, उसे करंट पास कराते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन कर रहे हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो हमें क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम मेटल मिल रहा है Al और ऑक्सीजन गैस मिल रहा है ना। अब तक जो हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े, एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7, यहाँ पर जनरली हम डिकम्पोजिशन कराने के लिए, यानी डिकम्पोज कराने के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे थे। सो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कभी कभी क्या होगा कि हम कुछ रिएक्शंस को कराने के लिए एज ए एनर्जी लाइट का यूज करेंगे। तो जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को करने के लिए एज ए एनर्जी लाइट का यूज करेंगे तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जनरली हम फोटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर हमें जनरली लाइट यूज करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल NCERT में भी है, इंपॉर्टेंट है कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू एयर, when the silver chloride is exposed to light it decomposes to form silver metal and chlorine gas। तो सिल्वर क्लोराइड आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। इसको जब आप लाइट में एक्सपोज कर देते हो तो क्या होता है, वो स्प्लिट कर जाता है, किसमें, सिल्वर में। सिल्वर का फार्मूला क्या होता है, Ag सिंबल, और क्लोरीन का फार्मूला हो गया Cl2। यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज आपको याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड का अपना कलर वाइट होता है, जब आप डिकम्पोज करते हो लाइट के प्रेजेंस में तो ये क्या होता है, ग्रेस वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और क्लोरीन गैस जो होता है वो जनरली येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये ग्रेस वाइट सब्सटेंस का नाम पूछा जाता है कई दफ़ा कि सिल्वर क्लोराइड को जब एयर में एक्सपोज किया जाता है तो एक ग्रेस वाइट सब्सटेंस बनता है, उसका नाम बताइए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सिल्वर, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल आप देखोगे, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू लाइट इट डिकम्पोज टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड ब्रोमाइन वेपर।
तो अभी क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो जनरली फेल येलो कलर का होता है, तो इसको जब लाइट में एक्सपोज करते हो तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। अब यहाँ पे भी कलर याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड का अपना कलर क्या होता है, पेल येलो। जब आप डिकम्पोज करते हो तो एक ग्रेइश वाइट सब्सटेंस बनता है, ये ग्रेइश वाइट सब्सटेंस क्या है, सिल्वर। और रेड ब्राउन गैस क्या है, या रेड ब्राउन सब्सटेंस क्या है, ये ब्रोमाइन है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब ये देखिए, जितने भी सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, इनको जनरली हेलाइड कहा जाता है, सिल्वर हेलाइड कह लो, क्योंकि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या हैं, हेलाइड, आयोडीन, ये सारे हेलाइड फैमिली से हैं। और जितने भी हेलाइड हैं जनरली इनका यूज है ना, इन दोनों सब्सटेंस का, चाहे वो सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो, सिल्वर फ्लोराइड हो, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड हो, जैसा कि आप देख सकते हो, इसका यूज जनरली पहले जो कैमरा आता था ना, उसके फोटोग्राफिक फिल्म में किया जाता था। पहले जो कैमरा आता था उसमें रील होता था, ये देख सकते हो, रील कुछ इस टाइप का होता था, ठीक है। इसको जनरली ये जिलेटिन होता था, ठीक है, और ये पॉलिस्टर वेस्ट होता था। जनरली इस पर क्या करता था, एक प्लास्टिक होता था, इस पर एक लेप चढ़ा होता था इन लोगों का, किसी भी एक सिल्वर हेलाइड का, चाहे सिल्वर क्लोराइड बोल लो, सिल्वर फ्लोराइड बोल लो, ये सब अलग अलग कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड मत समझ लेना। ये सिल्वर फ्लोराइड है ना, ये उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है। अगर इन जितने भी सिल्वर हेलाइड हैं उनको हम एयर में एक्सपोज कर दें तो वो टूट जाते हैं अपने, है ना, वो जनरली अपने एक मेटल देने का काम करते हैं, और साथ में जो उनके साथ हेलाइड फैमिली जुड़ा होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल्स को आप देखिए, यहाँ पर क्या देख रहे हो, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और उसमें क्या मिला रहे हो, जिंक। जैसा कि अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के नीचे आता है, यानी कि कॉपर जो है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ना। कॉपर क्या है, कॉपर एक कॉपर जो यहाँ पर एक जनरली एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ना। कॉपर को आप लेस रिएक्टिव बोल सकते हो, ये लेस रिएक्टिव है, और इसके लेस रिएक्टिव है। और जिंक जो है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट में इसकी काउंटिंग होती है। तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। जब आप क्या करते हो, कॉपर सल्फेट में जिंक को डालते हो, तो चूंकि जिंक एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है ना। चूँकि आपको पता है कि ताकतवर जो होगा वो हमेशा कमज़ोर को क्या करेगा, दबाने की कोशिश करेगा। तो जस्ट यहीं पर, यहाँ पर भी यही प्रोसेस चल रहा है कि जिंक एक क्या है, थोड़ा इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग है, और कॉपर बेचारा कमज़ोर है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा, है ना, और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे रिएक्शंस को हम जनरली क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में कलर चेंज पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कॉपर सल्फेट जो जिसका अपना कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है, जब उसमें जिंक डालते हो तो वो कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में एक रेड ब्राउन सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है बताइए। तो कॉपर सल्फेट को में जब आप जिंक डालते हो तो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। और ये जिंक सल्फेट जो होता है जनरली कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कॉपर जो है ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉपर जो है उस जिंक में ही, है ना, येलो रेड ब्राउन कलर में यहाँ पर आपको ये दिखाई देने लगेगा। यानी यहाँ पर ये जिंक मेटल ही है, और कुछ जिंक डिज़ोल्व हो चुका है, ठीक है, और जो बच गया उसी पर वो कॉपर क्या होता है, डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी कॉपर को, है ना, कॉपर को डिस्प्लेस करने का काम कर रहा है कौन, मैग्नीशियम, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन द मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड द कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। अब क्या हो रहा है कि जब आप कॉपर सल्फेट जिसका अपना कलर क्या है, ब्लू है, उसमें आप मैग्नीशियम को डालते हो जिसका अपना कलर क्या है, सिल्वरली वाइट है,
तो क्या होगा कि ये मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा जो एक कलरलेस सॉल्यूशन होगा, और साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा जो जनरली रेड ब्राउन कलर का होगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे कि व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल is placed in copper sulfate solution then iron sulfate solution and the copper metal are formed। तो ये भी एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप क्या देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट जो जनरली ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन है CuSO4 इसका फार्मूला हो गया, उसमें आप आयरन को डाल रहे हो जिसका अपना कलर ग्रे होता है, Fe सिंबल होता है, तो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है FeSO4, और ये आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है ना, यानी कहीं ना कहीं वो ब्लू सॉल्यूशन ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। किसके कारण, आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण। और ये कॉपर जो होता है वो रेड ब्राउन कलर में डिस्प्लेस हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे नेल यूज किया जा रहा है तो ये नेल जो था पहले किस कलर का था, ये नेल पहले ग्रे कलर का था, लेकिन थोड़ी ही देर में ये नेल क्या होता है, रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, चूँकि इस पर एक लेयर चढ़ना चालू हो जाता है किसका, कॉपर का। वैसे ही अगर आप देखोगे कि व्हेन अ स्ट्रीप ऑफ लीड मेटल प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर क्लोराइड जो जनरली कैसा है, ग्रीन सॉल्यूशन है, उसमें अगर आप लीड डाल दो, है ना, ये ब्लूइश ग्रे कलर का एक मेटल होता है, तो यहाँ पर लीड क्लोराइड के फॉर्मेशन होने के कारण, ठीक है, वो जो ग्रीन सॉल्यूशन था वो कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में कॉपर डिस्प्लेस होगा, और कॉपर का जो अपना कलर होगा वो कैसा होगा, रेड ब्राउन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 को देखिए। यहाँ पर अब क्या है कि व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट देन द कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड अ सिल्वर मेटल आर फॉर्म्ड। अब यहाँ क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया गया है। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर सिल्वर जो है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है देन व्हाट, कॉपर। कॉपर के कंपैरिजन में अगर सिल्वर को देखा जाए तो कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर होता है, यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या है यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब आप इसको सिल्वर नाइट्रेट में डालोगे तो कॉपर क्या करेगा, अब सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, और खुद नाइट्रेट के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट कंपाउंड CuNO3 है ना, और साथ में सिल्वर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना, ग्रीस वाइट कलर में। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे भी कलर चेंज होगा। सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका अपना कलर क्या होता है, वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। जब उसमें आप कॉपर मिलाते हो तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और शॉर्ट में ख़त्म कर लेते हैं। आयरन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन 2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देख सकते हो आयरन, ठीक है, जनरली Fe होता है इसका सिंबल, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl एक्वा सोल्यूशन है। जब आपने इसको दोनों को रिएक्ट कराया तो यहाँ पर क्या हुआ कि FeCl2। चूँकि अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर आयरन जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अगर आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आप पढ़ोगे जब मेटल नॉन मेटल में, तो आप देखोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल का है उसमें हाइड्रोजन भी आता है, और इसका कारण ये है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस भी बना सकता है और नेगेटिव आयंस भी बना सकता है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर आयरन जो है ना, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद क्लोरीन से कंबाइन होकर क्या बना ले रहा है, आयरन क्लोराइड, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जा रहा है। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो अभी जितनी भी ये चीज़ें देख रहे हो आपने, आप आगे चल के पढ़ोगे भी कि जनरली जो मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है उसमें जनरली क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद से क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड वो सॉल्ट होगा और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ऐसे ही सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पर ये सोडियम को जब पानी में डालते हो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि जब आप सोडियम को पानी में डालोगे तो एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और साथ इसमें फॉर्मेशन क्या होगा, बाई प्रोडक्ट का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, और ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हीट इतना ज़्यादा इवॉल्व होगा कि ये जो हाइड्रोजन होगा, है ना, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, वो जस्ट लाइक एक एक्सप्लोजन्स के साथ, है ना, ब्रस्ट करेगा
ठीक है, यानी कि जस्ट लाइक यहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है ना। इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में भी कराते समय हमें बहुत ज़्यादा खुद को सतर्क रखना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पर अगर आप आओगे एग्जाम्पल नंबर 9 में, ये भी जस्ट लाइक किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि क्लोरीन गैस रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन। अब देखो बेटा, यहाँ पर अब तक जितना पढ़ा था हमने मेटल्स वाला पढ़ रहे थे एग्जाम्पल, है ना, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा था या मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है, कुछ नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे क्लोरीन एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, देन व्हाट, आयोडीन। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन जो होगा वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, और आयोडीन को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड। यानी कि क्लोरीन को जब आप रिएक्ट कराओगे पोटेशियम आयोडाइड से तो पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन बनेगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन जो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था आयोडीन के कंपैरिजन में, वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल आप देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 10, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद द मैग्नीशियम पाउडर देन द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड द कॉपर आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे क्या, कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम। अब यहाँ पे फिर से देखो, मेटल यहाँ पर कौन है, मैग्नीशियम और कॉपर। मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, और कॉपर जो है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट या लो एक्टिव मेटल बोल लो। तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, और कॉपर को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन से खुद जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। 11th नंबर एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस रिएक्शन को जनरली हम थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। थर्मिट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इस रिएक्शन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। हो क्या रहा है कि यहाँ पर आयरन 3 ऑक्साइड जो है उसको एल्युमिनियम पाउडर के साथ मिक्सर बनाकर जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ एज अ बाई प्रोडक्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आयरन मिलता है। ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि यहाँ जो आयरन मिलता है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है ना। और इस मोल्टन आयरन का यूज जनरली हम क्या कहाँ करते हैं, तो रेलवे ट्रैक को जनरली वेल्ड करने के लिए, है ना, या फिर मशीन क्रैक्स को जनरली भरने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। मशीन पार्ट जब कहीं से क्रैक हो जाता है तो उसको भरने के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मिट रिएक्शन कि जब आयरन 2 ऑक्साइड को हीट करते हैं एल्युमिनियम पाउडर के साथ, ठीक है, हीट करने के लिए जनरली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो जनरली इस ऐसा होता है कि ये जो आपको केन सा दिखाई दे रहा है, इसमें जनरली दोनों पाउडर को मिला दिया जाता है और दोनों पाउडर को मिलाने के बाद इसमें मैग्नीशियम रिबन डालते हैं इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। और एक बार जब ये रिएक्शन शुरू हो जाता है तो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि हमें जो आयरन मिलता है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये रिएक्शन अच्छे से याद कर लेना आप। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, जब आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन का फॉर्मेशन होता है। ये आयरन जनरली मोल्टन स्टेट में पाया जाता है और इस आयरन का यूज जनरली कहाँ, रेलवे ट्रैक को, है ना, वेल्ड करने के लिए या मशीन पार्ट के कहीं क्रैक को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो थर्मिट रिएक्शन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज रेलवे ट्रैक के गैप को भरने में यूज होता है। ठीक है, अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, चौथा है हमारा टॉपिक। केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, आयंस का एक्सचेंज हो जाए। जैसा कि अभी हमने सिंगल, इससे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो वहाँ क्या होता है, एक ही आयन एक्सचेंज होता था। जैसे कि मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट था और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट थे कहीं ना कहीं। यहाँ सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पे। अब जितने भी रिएक्शंस होंगे इसका नाम ही है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर दो दो आयंस का एक्सचेंज होगा। यहाँ क्या होगा, सिल्वर क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, है ना, सिल्वर क्लोरीन के साथ अटैच कर होकर क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड। उसी तरीके से सोडियम नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों यहाँ दो कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे अपने आयंस को और फिर दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो पहला एग्जांपल बस आपको याद रख लेना है कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो
ये जनरली प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। सिल्वर नाइट्रेट को जब आप सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका, सिल्वर क्लोराइड का, और साथ में सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। अगला वैसा ही है कि व्हेन द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड अलोंग सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो अब क्या हो रहा है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 उसको आप रिएक्ट करा रहे हो किससे, सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है, Na2SO4 के साथ। तो बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है BaSO4, है ना। फार्मूला क्या होगा, वाइट इस बेरियम सल्फेट का फार्मूला होगा BaSO4 और साथ में सोडियम क्लोराइड NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनरली इनसॉल्युबल सब्सटेंस देख सकते हो आप, जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनमें दो एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करके एक क्या कर रहे हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग जनरली प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। If barium chloride solution is added to the copper sulfate solution, then a white precipitate of barium sulfate is produced along with the copper chloride। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट CuSO4 ये भी एक्वस फॉर्म में है। दोनों को कंबाइन करा आपने, दोनों को मिलाया, रिएक्शन हुआ, क्या बना, बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। यहाँ बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। कंपोजिशन तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो लास्ट एग्जांपल एस चांद में बताया गया, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या बताया कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैसियस फॉर्म में है, इट्स पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आप उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास कराते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसियस फॉर्म में। अब एक गैस और एक लिक्विड, है ना, यानी एक लिक्विड और गैस दोनों कंबाइन होकर क्या, कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने देखा कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको याद भी रखना है, NCERT में क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन भी है जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस का एग्जांपल दीजिए। तो यहाँ 4 एग्जांपल आपके पास हैं, इसमें से कोई भी 2 याद कर लीजिए आप। तो आज की जो वीडियो है मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा। हमें 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ने थे, 4 टाइप हमने पढ़ लिया। लास्ट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है उसको मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगा, अदरवाइज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो हमने 4 रिएक्शंस ऑलरेडी कर लिए, कौन कौन से, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। जो मैं इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, और वहीं पर हमें डेंसिटी और कोरिजन्स के बारे में पढ़ना है, तो वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड ही रिएक्शंस हैं। तो एक लास्ट वीडियो जो होगा वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, अपने वीडियो को और ज़्यादा बेहतरीन बनाऊँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।